हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे MCS 12 का दिसंबर 2023 का सॉल्यूशन, तो आज हम लोग देखने वाले हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। तो ये क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन द RISC आर्किटेक्चर इन डिटेल। ठीक है, तो रिस्क या RISC जो भी बोलते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो देखिए रिस्क और रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। तो रिस्क का मतलब फुल फॉर्म होता है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग is a type of computer architecture that focuses on simplicity and efficiency in instruction execution। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर का जो फोकस करता है सिंप्लिसिटी और इफ़िशियंसी इंस्ट्रक्शन के बीच में, यानी कि इंस्ट्रक्शन जो है वो कितना सिंप्लीफाई वे में, कितना आराम से, कितना इफ़िशियंसी के साथ ट्रांसफ़र हो सकता है, एग्जीक्यूट हो सकता है, वही काम होता है रिस्क आर्किटेक्चर का। समझे? तो हेयर डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ रिस्क आर्किटेक्चर। समझे? तो सबसे पहले होता है सिंप्लीफाइड इंस्ट्रक्शन सेट। तो देखिए रिस्क के अंदर क्या होता है, फ्यूअर सिंपलर इंस्ट्रक्शन फॉर फास्टर एग्जीक्यूशन। इसमें ज़्यादा एग्जीक्यूशन नहीं देता है भाई, ज़्यादा इंस्ट्रक्शन नहीं देता है कि बहुत सारा ढेर सारा इंस्ट्रक्शन ना, कम इंस्ट्रक्शन है तो ताकि जल्दी जल्दी काम हो सके। तो क्या होता है सिंप्लीफाइड इंस्ट्रक्शन सेट, मतलब ज़्यादा इसमें इंस्ट्रक्शन नहीं होता है, कम इंस्ट्रक्शन का सेट होता है। फ्यूअर और सिंपलर इंस्ट्रक्टर फॉर फास्टर एग्जीक्यूशन, तेज़ी के लिए सिंपल एग्जीक्यूशन, मतलब सिंपल इंस्ट्रक्शन रखता है। उसके बाद होता है फिक्स्ड लेंथ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन ऑफ यूनिफॉर्म लेंथ फॉर ईजियर डिकोडिंग, और इसका लेंथ भी फिक्स्ड होता है इंस्ट्रक्शन का, भाई इतना 10 इंस्ट्रक्शन होगा, फॉर एग्जांपल 10 इंस्ट्रक्शन है उसको भेजेंगे तो उसका लेंथ भी फिक्स्ड होता है कि बस 10 ही होगा, 10 से ज़्यादा नहीं होने वाला है। तो इससे क्या होता है हम लोगों का यूनिफॉर्म लेंथ, मतलब कि एकदम फिक्स लेंथ रहता है, जिससे कि हम लोग का डिकोडिंग में ईजी हो जाता है। हाँ, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, 9वां हो गया, 10वां हो गया। ठीक है, 10 था, हो गया। तो ये क्या होता है फिक्स्ड लेंथ होता है। उसके बाद होता है लोड एंड स्टोर आर्किटेक्चर। तो लिमिटिंग मेमोरी एक्सेस टू स्पेसिफिक लोड एंड स्टोर इंस्ट्रक्शन। तो इसमें क्या होता है हम लोग को मेमोरी का जो एक्सेस होता है ना उसको भी स्पेसिफिक कर देता है लोड और स्टोर करने के लिए इंस्ट्रक्शन को, कि भाई मेमोरी तेरा लिमिट है, तू 10 से ज़्यादा नहीं ले सकता, 10 का इंस्ट्रक्शन को लोड कर सकता, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता है। तो वही है कि मेमोरी का भी जो लिमिट होता है उसको स्टोर करने का, उसको भी लिमिट करके रखता है। उसके बाद होता है रजिस्टर रिच डिज़ाइन। तो देखिए मेनी जनरल पर्पस रजिस्टर फॉर क्विक एक्सेस टू ऑपरेंट, और इसका जो रजिस्टर होता है वो भी क्विक एक्सेस करता है ऑपरेंट के ऊपर, यानी जो भी इसको काम मिलता है उसको जल्दी जल्दी काम कर लेता है। उसके बाद आता है पाइपलाइन एग्जीक्यूशन। तो ओवरलैपिंग इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन स्टेज टू इम्प्रूव थ्रूपुट। समझे? अगर आपने इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग के बारे में मैंने पढ़ाया था इसी प्लेलिस्ट में, उसमें क्या होता है भाई साइमल्टेनियसली काम होता है, यानी पहला काम हुआ, पहला वाला में से मान लीजिए कोई पार्ट अगर हो चुका है तो उसको नेक्स्ट पे भेज देता है कि भाई नेक्स्ट पे जाकर तुम ये वाला काम कर। समझे? जैसे कि फेच करना होता है, डिकोड करना होता है, तो अगर पहला वाला फेच हो गया तो दूसरा पे भेज दिया कि दूसरा इंस्ट्रक्शन जाके फेच हो, फिर पहला वाला में से डिकोड हो गया तो फिर उसको दूसरा पे भेज दिया डिकोड होने के लिए, इस तरह से फिर दूसरा वाले से फेच हो गया तो उसको तीसरे पे भेज दिया। तो उससे क्या होता है साइमल्टेनियसली, उसी को बोलता है पाइपलाइनिंग। तो इसमें भी वही काम करता है, ओवरलैपिंग होता है इंस्ट्रक्शन का कि भाई पहला दूसरा तीसरा इस तरह से बहुत सारा काम हम लोग कर सकते हैं। टू इम्प्रूव थ्रूपुट, यानी कि वही इसका इम्प्रूव बढ़ा देता है, एग्जीक्यूशन फास्ट कर देता है। उसके बाद आता है रिड्यूस हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटी। तो सिंपल हार्डवेयर डिज़ाइन फॉर हायर क्लॉक स्पीड एंड लोअर पावर कंजप्शन। तो इसमें क्या होता है हम लोग का हार्डवेयर का कॉम्प्लेक्सिटी को भी रिड्यूस कर देता है, यानी कि हार्डवेयर का डिज़ाइन भी सिंपल रहता है, और जिससे कि क्या होता है ये कम पावर भी खाता है और स्पीड भी तेज़ रहता है, तो काम हम लोग का जल्दी जल्दी होता है। तो हार्डवेयर को भी एकदम लिमिटेड वे में रखता है कि नहीं भाई तुम इतना ही लेगा, ज़्यादा नहीं ले, समझा? स्टोरेज ज़्यादा मत का। तो इससे क्या होता है पावर भी कम लगा, स्पीड भी हार्ड रहा, काम भी, इंस्ट्रक्शन भी कम है, तो सब कुछ जल्दी जल्दी होता है। यही काम है रिस्क का, सिंपल समझिए, कम काम देंगे और कम काम को एकदम स्पीड में करेंगे, ये है। उसके बाद होता है कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन। तो कंपाइलर एक्सप्लॉइट द सिंप्लिसिटी ऑफ रिस्क इंस्ट्रक्शन टू इन्हेंस प्रोग्राम परफॉर्मेंस। देखिए हम लोग का इसमें कंपाइलर भी ऑप्टिमाइज करता है चीज़ों को, यानी कि जो भी काम दिया है उसको और सिंप्लीफाई वे में कर देता है, ताकि जो इंस्ट्रक्शन है, रिस्क का इंस्ट्रक्शन है, वो और इन्हेंस हो जाए और प्रोग्राम का परफॉर्मेंस और अच्छे से बढ़ जाए। समझे? तो कंपाइलर भी उसमें काम करता है, चीज़ों को इन्हेंस कर देता है और सिंप्लीफाई वे में लिख देता है, तो और अच्छे से तेज़ी से काम होता है। तो यही होता है हम लोग का रिस्क का। देखिए नाम ही रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, यानी जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको रिड्यूस करके उसके बाद उस पर काम करना, सिंपल। तो यह था हम लोग का रिस्क आर्किटेक्चर के बारे में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग COM एंड XCA प्रोग्राम, डिकोडर एंड इनकोडर। चलिए इसको देख लेते हैं, COM एंड EXE प्रोग्राम्स।
तो COM प्रोग्राम्स किसको कहते हैं? कंपाइल्ड ऑब्जेक्ट मॉड्यूल, ठीक है। तो देखिए कॉम प्रोग्राम्स आर एग्जीक्यूटेबल फाइल्स प्राइमरीली यूज्ड इन डॉस एंड विंडोज़ इन्वायरमेंट, ठीक है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, डॉस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये COM प्रोग्राम किस में एग्जीक्यूट होता है? फाइल में यूज़ होता है जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है और विंडोज़ में जो होता है, समझे। तो कॉम हम लोग का उसमें होता है, उस फाइल में यूज़ होता है। उसके बाद देखिए दे हैव अ .com एक्सटेंशन एंड आर लोडेड डायरेक्टली इनटू मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। इसका जो एक्सटेंशन होता है वो .com का होता है और ये डायरेक्टली मेमोरी में ही लोड होता है। जो भी काम करना तो डायरेक्ट मेमोरी से ही काम करता है, वहीं पे लोड होता है। उसके बाद आता है कॉम प्रोग्राम्स आर लिमिटेड टू अ मैक्सिमम साइज ऑफ 64 KB एंड लैक सपोर्ट फॉर स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। और देखिए कॉम प्रोग्रामिंग का जो मैक्सिमम साइज होता है वो भी फिक्स्ड होता है, 64 KB का होता है। और इसमें ना स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का सुविधा नहीं होता है, वो सपोर्ट नहीं करता है कॉम। यानी स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर भी में भाई ये करो ये करो ये करो इस तरह से वो वाला सुविधा नहीं होता है इसमें कॉम में, ठीक है। दे आर सिंपल एंड इफिशिएंट बट हैव लिमिटेशन इन टर्म्स ऑफ साइज एंड फंक्शनलिटी। ये सिंपल होता है भाई, इफिशिएंट भी होता है, लेकिन इसका कि साइज़ भी कम होता है और फंक्शनलिटी भी इसमें ज़्यादा नहीं होती है .com में, समझे। तो कॉम प्रोग्राम का ये होता है पूरा डेफिनेशन भाई, ठीक होता है। कहाँ यूज़ होता है? तो डॉस फाइल में और विंडोज़ में होता है, ठीक है। और इसका एक्सटेंशन .com होता है और ये डायरेक्ट मेमोरी से ही एग्जीक्यूशन करता है और इसका साइज़ भी लिमिटेड होता है, 64 का होता है और इसमें स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग सपोर्ट नहीं करता है। सिंपल तो होता है, एफिशिएंट तो होता है, बट लिमिट साइज़ में लिमिटेशन होता है, फंक्शनलिटी भी ज़्यादा नहीं है, यानी इसके फंक्शन भी ज़्यादा नहीं होते। अब देखिए नेक्स्ट पूछा है EXE प्रोग्राम, तो इसको क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटेबल, ठीक है। तो EXE प्रोग्राम्स आर ऑल्सो एग्जीक्यूटेबल फाइल यूज्ड इन DOS एंड विंडो एनवायरनमेंट। ये भी हम लोग का वही डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज़ में यूज़ होता है। उसके बाद होता है दे हैव अ .exe एक्सटेंशन एंड कैन बी लोडेड इनटू मेमोरी इन सेगमेंट्स। देखिए इसका एक्सटेंशन होता है .exe और ये हम लोग का सेगमेंट के रूप में इनटू मेमोरी इन सेगमेंट के रूप में हम लोगों का मेमोरी को लोड कर लेता है, ठीक है। EXE प्रोग्राम सपोर्ट्स लार्जर प्रोग्राम साइज एंड हैव अ मोर फ्लेक्सिबल मेमोरी मॉडल, ठीक है। तो ये हम लोग का सपोर्ट करता है लार्जर प्रोग्राम साइज़ का, यानी कि प्रोग्राम का साइज अब लार्जर होता है और ये मोर फ्लेक्सिबल होता है एज़ कम्पेयर टू .com, समझे। तो इसका मेमोरी फ्लेक्सिबल होता है, मेमोरी मॉडल भी। उसके बाद होता है दे अलाउ फॉर स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग मल्टीपल कोड एंड डेटा सेगमेंट एंड डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। और EXE के अंदर हम लोग सब लोग कर लेते हैं, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग भी इसमें हो जाता है, मल्टीपल कोड एंड डेटा सेगमेंट भी हो जाता है और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन भी हो जाता है भाई, कि डायरेक्ट कर सकते हैं, डायनेमिक मेमोरी को एलोकेट कर सकते हैं। तो EXE क्या होता है? ऐसा समझिए .com का अपग्रेडेड वर्जन है ये इसकी, ठीक है। उसके बाद पूछा है डिकोडर और इनकोडर में डिफरेंस। तो देखिए डिकोडर इज अ डिजिटल सर्किट दैट्स कन्वर्ट्स कोडेड इनपुट डेटा इनटू अ सेट ऑफ आउटपुट सिग्नल्स। तो देखिए डिकोडर क्या रहता है? डिकोडर जो भी हम लोग को इनपुट डेटा मिलता है उसको सिग्नल के रूप में, मतलब जो डेटा मिला 1 2 3 4 उसको सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, वो काम होता है डिकोडर का, ओके। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स टू सेलेक्ट वन फॉर सर्वलर इनपुट बेस्ड ऑन दी बाइनरी वैल्यू ऑफ इट्स इनपुट। तो ये हम लोग का डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में यूज़ होता है। कैसे? तो जो भी हम लोग को बाइनरी इनपुट मिलता है उसको हम लोगों को सर्वलर आउटपुट में, डिफरेंट टाइप ऑफ आउटपुट में दिखाने के लिए यूज़ होता है डिकोडर का। Decoders are crucial components in various applications such as memory addressing, multiplexing and demultiplexing। और हम लोग का डिकोडर क्रूशल कहाँ पे यूज़ होता है? वेरियस एप्लीकेशन, जैसे कि मेमोरी एड्रेसिंग हो गया, मेमोरी को एड्रेस करने के लिए वो, फिर मल्टीप्लेक्सिंग में यूज़ होता है और डीमल्टीप्लेक्सिंग में भी डिकोडर का यूज़ होता है। तो कहाँ का यूज़ होता है वो भी समझ गए। दे टिपिकली हैव एन इनपुट लाइन्स एंड 2n आउटपुट लाइन्स, समझे। तो इसमें जितना भी लाइन रहेगा उसका रिटर्न होगा, जैसे कि अगर 2 है तो उसका 2 की पावर n यानी कि 2 का पावर 2 यानी कि 4 वैल्यू रिटर्न होगा। अगर 2 वैल्यू इनपुट में जाएगा तो 4 रिटर्न में आ जाएगा। तो वो होता है डिकोडर, वेयर ईच आउटपुट कॉरेस्पॉन्ड टू यूनिक इनपुट कॉम्बिनेशन, जहाँ पे जितने भी आउटपुट का लाइन आ रहा है वो यूनिक होता है, इनपुट कॉम्बिनेशन का होता है। जैसे कि 0 0 का हो गया, एक हो गया, 0 1 का एक हो गया, 1 0 का एक हो गया, 1 1 का। तो वो होता है डिकोडर में, जितना वैल्यू डालेंगे उसका 2 का पावर n पे रिटर्न होगा वैल्यू, समझे। तो कहाँ यूज़ हो गया, उसमें कैसे वैल्यू होता है, कैसे रिटर्न होता है, कहाँ पे क्या काम करता है। तो कन्वर्ट कोडेड इनपुट डेटा, यानी कि जो भी इनपुट डेटा कोड के रूप में रहता है उसको सिग्नल के आउटपुट में रिटर्न करता है, ठीक है। तो ये हो गया डिकोडर। इनकोडर क्या होता है? वही अपोजिट, नाम से ही पता चल रहा है। एन इनकोडर इज अ डिजिटल सर्किट दैट परफॉर्म्स द अपोजिट फंक्शन ऑफ अ डिकोडर, यानी कि
ये जैसे हम लोगों को जो कोडेड इनपुट डेटा होता है जो 1 2 3 रहता है उसको सिग्नल में भेजता है, तो ये क्या करता है सिग्नल वाले को वापस से इनपुट वाले डेटा में ले आता है, यानी कि सिग्नल का जो डेटा है उसको वही से वापस 1 2 3 पे ले आता है, समझे। इट्स कन्वर्ट्स अ सेट ऑफ इनपुट सिग्नल इनटू अ कोडेड आउटपुट, समझे। वही करता है इनपुट सिग्नल को कोडेड आउटपुट में, मतलब जो इनपुट मिला है उसको सिग्नल के रूप में उसको कोड के रूप में आउटपुट कर देता है। इनकोडर आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम टू कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल इनटू अ डिजिटल फॉर्मेट, समझे। तो वही कहाँ पे होता है, डिजिटल कम्युनिकेशन में होता है, जहाँ पे क्या करता है ये एनालॉग सिग्नल्स को, जो भी सिग्नल्स होता है उसको डिजिटल फॉर्मेट में, हम लोगों के फॉर्मेट में ले आता है। अनलाइक डिकोडर विच हैव अ मल्टीपल आउटपुट्स, इनकोडर टिपिकली हैव मल्टीपल इनपुट्स एंड अ सिंगल आउटपुट। तो इनकोडर में क्या होता है भाई, बहुत सारे इनपुट रहेगा, मतलब 5-6 तो इनपुट गया है तो उस पर एक आउटपुट रिटर्न आता है, समझे। और डिकोडर में क्या आता है, जितना वैल्यू गया है उसका 2 का पावर n पे आता है, और यहाँ पे बहुत सारे 4-5 वैल्यू गए उस पर एक वैल्यू रिटर्न आता है, समझे। ये हो गया हम लोग का डिकोडर इनकोडर के बारे में। दोनों एक ही साथ यूज़ होता है, एक जगह इनकोडर लगता है दूसरी तरफ डिकोडर लगता है। इनकोडर भाई जो भी डेटा है उसको सिग्नल में भेजा, फिर वो डिकोड किया, फिर उसको सिग्नल में किया, इस तरह से काम होता है, समझे, इनकोडर और डिकोडर का। तो ये था 5 का बी नंबर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 का सी। एक्सप्लेन द कंट्रोल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। तो हम लोग को पूछा है कंट्रोल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए इसी को कहते हैं माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट भी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है यहाँ देखते हैं। तो देखिए यहाँ से शुरू होता है, हम लोग इसमें देख लेते हैं पहले डायग्राम में। तो पहले यहाँ से देखिए कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर, जहाँ पे हम लोगों को एड्रेस मिलता है जो भी रजिस्टर काम करने का है। उसके बाद आता है जो भी ये एड्रेस है, उसके बाद ये नेक्स्ट पे आता है कंट्रोल मेमोरी, यहाँ पे उसका डेटा, यहाँ पे रजिस्टर एड्रेस था, अब यहाँ पे नेक्स्ट पे उसका डेटा, मतलब इस एड्रेस पे कौन सा डेटा है वो उसको फेच किया। उसके बाद वही कंट्रोल डेटा रजिस्टर, उसके अंदर जो भी काम करना है, मेमोरी है उसको जो भी डेटा है उसको फेच कर लेना, काम करना, और उसके बाद फिर नेक्स्ट एड्रेस के लिए जनरेट कर देना है, यानी कि नेक्स्ट एड्रेस पे चले जाना, फिर वही नेक्स्ट एड्रेस रजिस्टर। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। देखिए द कंट्रोल मेमोरी एड्रेस रजिस्टर स्पेसिफाई द एड्रेस ऑफ द माइक्रो इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये जो है कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर, ये क्या करता है हम लोगों का एड्रेस ऑफ द माइक्रो इंस्ट्रक्शन, यानी कि जो इंस्ट्रक्शन मिला है उसका एड्रेस कहाँ है वो करता है ये कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर, ठीक है, सॉरी कंट्रोल मेमोरी रजिस्टर। उसके बाद देखिए कंट्रोल मेमोरी इज अज्यूम्ड टू बी रॉम विद इन विच ऑल कंट्रोल इन्फॉर्मेशन इज परमानेंटली स्टोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग का कंट्रोल मेमोरी होता है इसमें हम लोगों का क्या होता है, जितने भी उसके अंदर वैल्यू हैं, जो भी कंट्रोल है इन्फॉर्मेशन है, वो सब हम लोग का रोम के अंदर कंट्रोल मेमोरी के अंदर स्टोर रहता है, ठीक है। द कंट्रोल डेटा रजिस्टर होल्ड द माइक्रो इंस्ट्रक्शन फेच फ्रॉम द मेमोरी। अब यहाँ पे क्या होता है कंट्रोल डेटा, ये हम लोगों का, ये जो हम लोग को काम मिला था माइक्रो इंस्ट्रक्शन मिला था उसका डेटा को होल्ड करके रखता है ये कंट्रोल डेटा रजिस्टर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को एड्रेस मिला भाई, एक माइक्रो इंस्ट्रक्शन है, ये पर्टिकुलर काम को करना है, ये ए काम है, इसको करना है, ठीक है। ये कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर में, यानी कि ये ए का एड्रेस मिला है यहाँ पे। अब ये कंट्रोल मेमोरी में सारा डेटा है, ए का भी है, तो वहाँ से ए को लेगा और वो जाएगा कंट्रोल डेटा रजिस्टर में, यानी कि ए का डेटा इसमें है। अब इसमें सिर्फ ए का डेटा है, इसमें बहुत सारा था, इसमें सिर्फ ए का डेटा है। तो इस तरह से हम लोगों का फेच होता है मेमोरी। उसके बाद देखिए द माइक्रो इंस्ट्रक्शन कंटेन्स अ कंट्रोल वर्ड दैट स्पेसिफाई वन और मोर माइक्रो ऑपरेशन फॉर द डेटा प्रोसेसर। तो यहाँ पे देखिए माइक्रो इंस्ट्रक्शन है, वही कंट्रोल वर्ड्स होता है या फिर माइक्रो ऑपरेशंस होते हैं कि ये काम करना है, ये करना है डेटा प्रोसेसर। तो माइक्रो इंस्ट्रक्शन मतलब क्या 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 रहता है उसके अंदर वो बता रहा है। तो वो वर्ड हो सकता है, माइक्रो ऑपरेशन वगैरह भी हो सकता है, जो भी डेटा को प्रोसेस करना है वो, ठीक है। While the micro operations are being executed, the next address is computed in the next address generator circuit and then transferred into the control address register to read the next micro instruction। तो जब देखिए यहाँ पे कंट्रोल डेटा रजिस्टर है, काम हो रहा है, यहाँ पे माइक्रो जो भी इंस्ट्रक्शन मिला है वो कर रहा है, तब तक क्या होता है नेक्स्ट का जो मतलब जो नेक्स्ट हम लोग को इंस्ट्रक्शन मिलने वाला है वो चला जाता है हम लोग यहाँ पे, समझे। तो द नेक्स्ट एड्रेसर कंप्यूटेड इन द नेक्स्ट एड्रेस जनरेटर सर्किट एंड देन ट्रांसफर्ड इनटू द कंट्रोल। तो जो भी हम लोग को माइक्रो इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट वाला है वो यहाँ पे आके हम लोग का स्टोर हो जाता है नेक्स्ट एड्रेस जनरेटर में, समझे। एंड देन ट्रांसफर्ड इनटू द कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर टू रीड द, उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट एड्रेस जनरेटर फिर यहाँ पे एड्रेस भेज देता है भाई, जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको यहाँ पे भेज दिया। तो मान लीजिए बी वाला है तो बी को भेज दिया कि भाई बी का एड्रेस है, इस पर काम करना है अब, तो वो आ गया हम लोग का बी, अब यहाँ पे आ गया। उसके बाद फिर वही द नेक्स्ट एड्रेस generator is often referred to as micro program sequencer
एज इट डिटरमाइंस द एड्रेस सीक्वेंस दैट इज़ रीड फ्रॉम कंट्रोल मेमोरी। या फिर नेक्स्ट एड्रेस में क्या हो सकता है कि वही वाला उसी इंस्ट्रक्शन का नेक्स्ट पार्ट को भी काम करना है तो वो यहाँ पे भेज देगा, फिर वही तरह से होगा, फिर कंट्रोल मेमोरी में उसको ढूंढेगा बी का डेटा को, फिर बी का जो डेटा है पूरा फेच करेगा यहाँ पे, फिर उस पर जो काम करना है वो करेगा और फिर नेक्स्ट डेटा पे चला जाएगा, नेक्स्ट एड्रेस पे चला जाएगा, फिर नेक्स्ट एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा, फिर उसका डेटा को उसका मेमोरी को यहाँ पे ढूंढेगा, उसका एड्रेस को यहाँ पे रजिस्टर में भेज देगा, फिर वहाँ पे ढूंढेगा, फिर इस तरह से काम हम लोग का करता है, समझे। तो ये होता है हम लोग का कंट्रोल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, कैसे मेमोरी हम लोग का कंट्रोल होता है, कैसे काम करता है। तो यही था हम लोगों का सी नंबर। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये प्लेलिस्ट यहीं पे खत्म होता है। मैंने यहाँ पे MCS 12 का पूरा क्वेश्चन बताया कि क्वेश्चन को एकदम अच्छे से डिटेल में। तो आशा करते हैं वीडियो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये प्लेलिस्ट अच्छे से समझ में आ गया है। समझ आ गया तो लाइक कर दीजिए, एक कमेंट भी कर ही दीजिएगा, कमेंट करते हैं तो रीच बढ़ता है, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो मैं इस चैनल पे प्रॉपर पढ़ाई करवाता हूँ, इग्नू BCS से रिलेटेड फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सभी का मैं प्रीवियस ईयर सॉल्व करवाता हूँ। तो ये चैनल प्रॉपर आपके काम का है, पढ़ाई अगर करना है ना आपको तो ये चैनल आपके काम का ही है। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बार प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए और वहाँ जाके आप देखिए, आपके काम को कंटेंट मिल जाएगा। अभी आप सेकंड में हो, जब थर्ड में जाओगे फोर्थ में जाओगे आपको हर कंटेंट यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और हाँ, अगर आपको ये वाला PDF चाहिए MCS 012 का दिसंबर 2023 का, अगर यही वाला PDF के फॉर्म में चाहिए तो मैं ये भी प्रोवाइड करवा दूँगा। इसके लिए आप सिंपली मेरे को इंस्टा पर मैसेज कीजिए, इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पे लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इस वीडियो का लिंक कॉपी कीजिए, वहाँ जाके पेस्ट कर दीजिए, मैं समझ जाऊँगा आपको ये वाला PDF चाहिए, ठीक है, मैं वहाँ पे प्रोवाइड करवा दूँगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।